हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में हमने जलवायु पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने सिद्धांतों की बात की है। आज हम इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए जो तीसरा सिद्धांत है, पहला कौन सा पढ़ा था? एडमंड हेली का तापीय संकल्पना पढ़ी थी, जिसके अंदर जल समीर, स्थल समीर की चर्चा की, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन परमें थी। उसके बाद में हमने फ्लोन महोदय के सिद्धांत को, गत्यात्मक सिद्धांत को पढ़ा। उस सिद्धांत में हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की चर्चा की, जिसके अंदर दक्षिण पश्चिम को दो शाखाओं में बांटा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। अब जो अगला सिद्धांत है, जो आधुनिक मत है, आधुनिक मत, ये जो आधुनिक मत है, तीसरा सिद्धांत अपना कोटेश्वरम का, ये मान लो ये कोटेश्वरम का आधुनिक मत 1686 का एडमंड हेली का तापीय संकल्पना और 1951 का फ्लोन महोदय का गत्यात्मक सिद्धांत, दोनों को आधार मान करके ये नवीनतम मत या आधुनिकतम जो मत है, ये प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत में 1958 में ये सिद्धांत कब दिया गया था? 1958 में। उस समय के जो तात्कालिक मौसम विभाग है, उसके जो डायरेक्टर थे कोटेश्वरम महोदय, इन्होंने इसके अंदर तिब्बत के पठार की स्थिति महत्वपूर्ण मानी। तिब्बत के पठार की स्थिति को क्या माना? महत्वपूर्ण माना। यानी कि जो मानसून की जो उत्पत्ति हुई है अपने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, यहाँ पर जो मानसून की उत्पत्ति हुई, उसका प्रमुख कारण तिब्बत के पठार को मानने वाला विद्वान था कौन? कोटेश्वरम। ठीक है। इन्होंने कहा कि ये जो तिब्बत का पठार है, यही प्रमुख कारण है कि भारत में मानसून आने का, यहाँ पर मानसून लाने का। इसके द्वारा ही जेट स्ट्रीम, नेक्स्ट जो सिद्धांत है अपना चौथा, जेट स्ट्रीम की संकल्पना और आधुनिक मत दोनों को एक करके पढ़ रहे हैं, इसको दोनों को एक साथ समझेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान में रखना इसको कि जो इस आधुनिक मत के अंदर इन्होंने 1958 में मोनेक्स के द्वारा, मोनेक्स क्या है? मोनेक्स है मानसून एक्सीपीडेशन। क्या है? मानसून एक्सीपीडेशन। इसका मतलब होता है कि रूसी जो वैज्ञानिकों का संघ है और भारतीय जो वैज्ञानिक है उनका संघ है, दोनों ने मिलकर के हिंद महासागर में यहाँ पे एक जो मानसून की जो उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पर उसकी रिसर्च करने का एक सेंटर रखा गया है हिंद महासागर में। इन्होंने यहाँ पे जांच की कि जो मानसून आता है भारत में, वो कैसे आता है। यहाँ उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो रिसर्च कर रहे हैं, ये संघ बने हुए हैं, इसको मोनेक्स कहा जाता है। इस मोनेक्स के द्वारा ही भारत में तिब्बत के पठार जो है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिली। जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जब सूर्य 21 मार्च के बाद में उत्तरायण होता है, 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर भारत में जो तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत के पठार की धरातल से 5 किलोमीटर की हाइट है। जैसे मान लो ये क्या है, मैदान है, तो इसकी हाइट कितनी है
5 किलोमीटर की, ये 5 किलोमीटर की हाइट पर स्थित है। कौन है? तिब्बत का पठार है। ये अपना भारत वाला क्षेत्र। इसको मैप में समझते हैं। यहाँ पे मैप में देखो, इसको इस भाग में अगर हम बात करें, ये जो अपना राजस्थान वाला जो मरुस्थलीय भाग है यहाँ पर, और भारत के इस भाग में यहाँ पे है तिब्बत की स्थिति। यहाँ पे किसकी स्थिति है? तिब्बत की। मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ। उपमहाद्वीप के अंदर इस भारत के चारों तरफ के जो देश हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो अनेक विविधताएं पाई जाती हैं जो एक महाद्वीप में होते हैं, और ये उप इसलिए कहा जाता है कि ये महाद्वीपों का एक छोटा रूप है। ठीक है। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अनेक प्रकार की जो जलवायु है वो भी यहाँ पाई जाती है, अनेक प्रकार की जो भू-आकृतिक संरचनाएं हैं वो भी यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की जो विश्व में जो वनस्पति हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे मैदान भी है तो यहाँ पे पठार भी है, और यहाँ पे पर्वत भी है। यहाँ विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भी हैं। यहाँ पर जो सदाबहार वनस्पति है वो भी है। यहाँ पे सवाना वनस्पति भी है, यहाँ पर टेंगा वनस्पति भी है, और टुंड्रा भी है, और ध्रुवीय वनस्पति भी है। यहाँ पे मरुस्थल है तो यहाँ पे हिमाच्छादित क्षेत्र भी है। तो अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं भारत के अंदर, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में किसकी स्थिति है? तिब्बत के पठार की स्थिति है। यहाँ जो मरुस्थलीय स्थिति है भारत में, थार के मरुस्थलीय भाग यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो क्षेत्र है यहाँ, इसमें 0 डिग्री रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। इस विषुवत रेखा से जब सूर्य उत्तरायण होता है 21 मार्च के बाद में, 21 मार्च को, तो कहाँ चमकता है? इस 0 डिग्री पे चमकता है। और जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मैंने आपको पहले कहा है, सूर्य के पास में जो भी वस्तु है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये भाग है, एक ये भाग है। ठीक है। एक तो सूर्य की किरण यहाँ तक आएगी, एक सूर्य की किरण यहाँ तक आएगी। पहले गर्म किसको करेगी? इसको करेगी या इसको करेगी? यानी ये तो इतनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है, अधिक किससे? इससे। ये भाग तिब्बत का पठार है, यानी सूर्य की किरण आ रही है। ये तिब्बत का पठार धरातल से 5 किलोमीटर हाइट पर स्थित है। ठीक है। तो 5 किलोमीटर ऊंचाई पर होने के कारण इस भाग को ये जल्दी गर्म कर देगा। ये जो भाग जल्दी गर्म होगा, ये जेट स्ट्रीम धाराओं को भी यहाँ पे विचलित करने का काम करता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये मैदानी क्षेत्र है, इसको ये धीरे गर्म करेगा। तो भारत के अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ तापमान ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी भाग में भारत के इस क्षेत्र में ही ऊपरी वायुमंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं। कौन सी धाराएं चलती हैं? जेट स्ट्रीम, जिसकी गति यहाँ पे 250 से 400 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ये पवनें चलती हैं। सीधी नहीं चलती, ये आड़े तिरछे धक्का देती हुई यहाँ श्रृंग और गर्त के रूप में ऊपर की ओर ये चलती रहती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ इनकी दिशाएं हैं। इन जेट स्ट्रीम धाराओं के बारे में सबसे पहले जब हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के वहाँ पे क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो बम गिराए थे जेट जो विमान थे उनके द्वारा। ठीक। स्ट्रीम का मतलब होता है गति। ठीक है। तो जो जेट विमान थे, उस जेट विमान को वो हवा विचलित करने लग गई। यानी यहाँ से कोई जेट आ रहा है, इधर से हवा आ रही है, तो यहाँ पे ये जेट इसको पार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस जेट से दोगुनी तिगुनी गति से ये धाराएं चल रही थी। तो वहाँ पर उस जेट को यहाँ पे चलने में कठिनाई हो रही थी।
ये जेट धाराएं क्षोभ सीमा के जो क्षेत्र है, क्षोभ सीमांत वाला, एक तो क्षोभ मंडल होता है यानी कि ट्रोपोस्फियर होता है, एक ट्रोपोपाज होता है। 2 से 4 किलोमीटर की मोटाई का जो सीमांत क्षेत्र होता है क्षोभ सीमा का, वहाँ पर ये जेट धाराएं चलती हैं। वहीं पर ये जो जेट विमान थे वो भी चलते थे। ठीक है, यानी जेट की गति से भी तेज़ चलना इसका यहाँ पे इसका वेग है। तो इस हवाओं का नाम ही वहाँ पे ज्योग्राफर्स ने जेट स्ट्रीम रख दिया। स्ट्रीम का मतलब होता है गति, अधिक गति। जेट का मतलब विमान होता है। तो यहाँ पे इस जेट स्ट्रीम है, इनकी गति धरातल के ऊपर वायुमंडल में यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर तिब्बत के पठार के ऊपर से जाते हुए बताया है। जब तिब्बत के ऊपर से जाता है तो ऊपर जाता है, इसका मतलब ऊपरी वायुमंडल में, भारत के ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जहाँ पे वायु या हवा इकट्ठी होती है या वहाँ पर चलती रहती है, वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। जहाँ पे पवनें नहीं होती वहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस तिब्बत के पठार में जब सूर्य उत्तरायण होगा तो इस भाग को जल्दी गर्म करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर इस भारत वाले क्षेत्र को भी ये जल्दी ही गर्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। मिट्टी का एक स्वरूप होता है, उसकी प्रकृति होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। वैसे ही चट्टानों की भी प्रवृत्ति होती है। जो तिब्बत का पठार है वो चट्टानी भाग है, तो वहाँ पे उस क्षेत्र को जल्दी ही गर्म कर देती है। जब यहाँ से सूर्य उत्तरायण होगा तो धीरे धीरे इस भाग को ये गर्म करता हुआ चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर, यानी कि 21 मार्च, यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, तब तक तो ये भारत को पूरे को गर्म कर चुका होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अब इस जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम जब यहाँ ऊपर चलती है, जब यहाँ ऊपर चलती है तो ऊपरी वायुमंडल में यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बनाए रखती है। आपको इतना याद रखना है कि जो जेट स्ट्रीम चलती है तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बना करके रखती है और उच्च वायुदाब की तरफ पवनें नहीं जाती, जबकि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें जाती हैं। तो यहाँ पे मान लो इस क्षेत्र में ऊपर से जेट स्ट्रीम चल रही हैं, तो ऊपर यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र है। धरातल के यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र है। निम्न वायुदाब का केंद्र क्यों है? क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण हो रहा है इसका मतलब इस क्षेत्र को वो गर्म कर रहा है। यहाँ पर तिब्बत का पठार है, उसको भी गर्म कर रहा है। तो यहाँ तो निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया और ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऊपरी भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र है। पवनें उच्च से निम्न की ओर चलती हैं। पवनें कहाँ पर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें हमेशा चलती हैं। तो ऊपरी वायुमंडल से निम्न भाग की ओर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसे पवन चलेगी तो जो हिंद महासागर से आने वाली पवनें हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर पवन चलना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे जो ये पवनें आती हैं, ये पवनें यहाँ से अंदर नहीं जा पाती, कारण कि ये जो उतर रही है पवनें वो यहाँ पे आना स्टार्ट कर देती है, कुछ भागों में आना स्टार्ट कर देती है, यानी कि ये उन दक्षिण पश्चिम पवनों की तरफ ही चलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में ये पवन इधर जा नहीं सकती। फिर क्या होता है? तिब्बत का पठार अधिक गर्म होने पर 21 जो मार्च के बाद में ये सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे तिब्बत के पठार की तरफ ये सूर्य बढ़ेगा या उत्तरायण की दशा होगी, तो वहाँ पर उस तिब्बत के पठार को इतना ज़्यादा गर्म कर देगा कि इसका तापमान उस पवनों को उत्तर की ओर खिसका देगा।
कौन सी पवनों को? जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर क्या कर देगा? खिसका देगा। इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या चल रही थी? जेट स्ट्रीम चल रही थी। यहाँ पे जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो यहाँ पे इस तिब्बत को पठार को गर्म किया। गर्म करने से इसमें से जो विकिरण निकली वो विकिरण यहाँ पे ऊपर की ओर गई और ऊपर की ओर जाने पर ये जो भाग है उच्च वायुदाब वाला इसको ऊपर की ओर खिसका देगा, यानी ये अब यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देगी। आ गया समझ? ये जो भाग हैं जेट स्ट्रीम वाला वो तिब्बत के पठार से ऊपर से होकर के निकल रहा था, वो भाग अब तिब्बत पठार के गर्म होने के कारण उत्तर की ओर खिसक जाता है। उत्तर की ओर खिसकने के कारण वहाँ पर चक्रवातीय दशा बन जाती है। कौन सी दशा बन जाती है? चक्रवाती। यानी कि इस क्षेत्र में पहले उच्च वायुदाब था, यहाँ पर वो अब उत्तर की ओर खिसक गया, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब बन गया और यहाँ पे निम्न वायुदाब बन गया। ये जो निम्न वायुदाब है यहाँ पर जेट स्ट्रीम वाला निम्न वायुदाब ऊपरी मंडल में यानी ऊपर वायुमंडल में यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया भारत के ऊपर। आ गया समझ में? यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन ही रहा है। किसके कारण बन रहा था? ये उत्तरायण के कारण। ये वाला निम्न वायुदाब का क्षेत्र और जो तिब्बत के पठार के ऊपरी वायुमंडल में जो जेट स्ट्रीम के कारण बना हुआ निम्न वायुदाब है, दोनों मिलकर के प्रबल दाब प्रवणता का केंद्र बन जाएंगे। यहाँ ऊपर भी निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया और नीचे भी निम्न वायुदाब का केंद्र हो गया, तो दोनों मिलकर के यहाँ पे प्रबल निम्न वायुदाब का केंद्र बना लेंगे। और प्रबल जब निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है तो यहाँ से जो पवनें हैं वो पवनें इनकी तरफ टूट पड़ती हैं। अचानक से क्या कर पड़ती हैं? टूट पड़ती हैं, यानी कि अचानक से विस्फोट होता है, प्रस्फोट होता है। यहाँ पर ये दशा अंतिम मई में या 1 जून में बनती है। उस समय भारत में ये पवनें जो हिंद महासागर की आर्द्र पवनें थी, ये अचानक आकर के यहाँ पे वर्षा कर देंगी। यहाँ की क्षेत्र की आर्द्र पवनें इस निम्न वायुदाब का क्षेत्र है इसकी तरफ टूट पड़ेंगी या झपट पड़ेंगी और यहाँ पर इस निम्न वायुदाब की तरफ आकर के यहाँ पे जहाँ जहाँ इनको तटवर्ती क्षेत्र दिखेंगे वहाँ पे ये वर्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जहाँ भी इसको अवरोध मिला वहाँ उस अवरोध के यहाँ मिलते ही वहाँ पे वर्षा करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अब देखो मुद्दे की बात ये है कि इसके अंदर मानसून पूर्व की वर्षा का भी जिक्र होता है। हमने पहले जो सिद्धांत पढ़े उस सिद्धांत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि जो फ्लोन का सिद्धांत था उसके अंदर भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मानसून का ही उसमें जिक्र था। आधुनिक जो विज्ञानी हैं कोटेश्वरम या जेट स्ट्रीम की संकल्पना या एल नीनो प्रभाव भी आधुनिक सिद्धांतों में ही आता है, तो उसको भी पढ़ेंगे। तो ये जो आधुनिक सिद्धांत है जेट स्ट्रीम वाला, ये जेट स्ट्रीम मानसून पूर्व की वर्षा का भी जिक्र करता है। मानसून वर्षा जो पहले की वर्षा है, मानसून से जो पहले आती है, जो अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट के वीक में ये वर्षा होती है, इस वर्षा को मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून पूर्व की वर्षा, यानी मानसून आने के पहले जो वर्षा होती है, मानसून पूर्व की वर्षा। इसमें जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। वापस आते हैं मानसून पूर्व की वर्षा को समझने के लिए। इस जगह पे वापस कैसे आएंगे कि ऊपर जब ये जेट स्ट्रीम चल रही थी तो ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायुदाब का केंद्र था। उस टाइम तक ये जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर नहीं खिसकी थी। जब सूर्य 21 मार्च को यहाँ पे उत्तरायण होना स्टार्ट हुआ, उस कंडीशन में यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनना स्टार्ट हो गया था पूरे भारत में। समझ गए बात? अगर भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र बनना स्टार्ट हो गया तो धीरे धीरे सूर्य जैसे जैसे यहाँ उत्तर की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो इन तटवर्ती क्षेत्रों पे निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? निम्न वायुदाब का
केंद्र बनेगा। तो यहाँ पर जिस जिस जगह पे, यहाँ तो उच्च वायुदाब है इसलिए ये हवाएं इतने आसानी से उसके पास यहाँ पे जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ भी उच्च वायुदाब है और इधर भी उच्च वायुदाब है। तो धीरे धीरे ये पवनें भारत की ओर बढ़ती है। यहाँ पर जिस तटवर्ती क्षेत्रों में, जहाँ जहाँ तटीय जो क्षेत्र है भारत के, उन क्षेत्रों में यहाँ पे टकरा करके निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है। जब यहाँ पर निम्न वायुदाब वायुमंडल ऊपरी वायुमंडल में भी हो जाएगा तो पूरी की पूरी पवनें एक साथ झपट पड़ेंगी पूरे भारत पर। तो यहाँ पर भारतीय भाग में इस क्षेत्र में वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो तटवर्ती क्षेत्र पर न्यून दाब का केंद्र बना था, वहाँ पर कुछ मात्रा में, यानी कि अप्रैल लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में ये कंडीशन बनती है कि भारत के कुछ भागों में ही, जो तटवर्ती भाग हैं वहाँ पर ही ये वर्षा का न्यून केंद्र बनता है। तो इन क्षेत्रों में कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है, जिसको मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। उसको यहाँ पर स्थानीय नामों से, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वो नाम कौन कौन से हैं, वो नाम एक बार हम देख लेते हैं। इन नामों में सबसे पहले हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक कहाँ है, यहाँ पर है। इस भाग में इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा, कॉफ़ी वर्षा कहते हैं। कहाँ कहते हैं, कर्नाटक में कहते हैं। किसको कहते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। ठीक है। और आगे अगर बात करें केरल के अंदर, केरल में इसे चाय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, चाय वर्षा। असम, असम में इसे बोर्डो चिलम कहते हैं। असम, असम में क्या कहते हैं इसको, बोर्डो चिलम, बोर्डो चिलम। आ गया समझ में। और स्थानीय नामों के आधार पर इनके नाम निकाले गए हैं। आगे की बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत या असम में इसे कहते हैं नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्ट। नॉर्वेस्टर एक गर्म पवन भी है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली। यहाँ पर आगे बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिमी बंगाल में इसे, पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है, काल वैसाखी। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसे आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वृष्टि कहते हैं इसको। आ गया समझ में। यहाँ पे ये मानसून पूर्व की वर्षा होती है। जो क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी की वर्षा कहते हैं। कॉफ़ी की वर्षा इसलिए कहते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय लोकल जो फसलें हैं उनको इस वर्षा से फ़ायदा मिलता है, यानी वो फसल पकती है इस वर्षा से, तो उनको इस वर्षा से क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो इस वर्षा का नाम ही वहाँ पे यही रख देते हैं कि कॉफ़ी वर्षा, क्योंकि इसी फसल को यहाँ पे, या इसकी जो खेती होती है उसको ही यहाँ पे फ़ायदा होता है। केरल में यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे चाय वर्षा। ठीक है। यहाँ पर असम की बात करें तो असम के इस तटीय भाग में, बांग्लादेश के पास में, यहाँ पर भी ये वर्षा होती है, जिसमें यहाँ बोर्डो चिलम इसको कहते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत जिसके अंदर ये क्षेत्र आ जाते हैं, यहाँ पर झारखंड वाले, बिहार वाले और असम वाला क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल के इस तटीय क्षेत्र है, इसके अंदर इस तटीय भाग पर इसको काल वैसाखी कहा जाता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश बना हुआ है, ये राज्य है आंध्र प्रदेश का, इसके अंदर इसको आम्रवृष्टि यानी आम की जो फल हैं आम वाले वो पकते हैं इस वर्षा से। तो इतने प्रकार के ये जेट स्ट्रीम मानसून पूर्व की वर्षा को यहाँ पे प्रभावित करता है।
ये आधुनिकतम मत है। ठीक है, नेक्स्ट मत अपना कौन सा होगा, अल नीनो का प्रभाव। ये तो हो गया अपना ये जेट स्ट्रीम वाला और आधुनिक मत। अगला कौन सा है, अल नीनो का प्रभाव। अल नीनो का प्रभाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको दक्षिणी दोलन एनसो भी कहा जाता है। अल नीनो का प्रभाव या दक्षिणी दोलन, दोनों को एक साथ एनसो कहा जाता है। यहाँ पे एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन, यहाँ पे इसको एल नीनो का प्रभाव और दक्षिण दोलन को दोनों को कंबाइंड में क्या कहते हैं, एनसो कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेंगे एनसो क्या है और इसका भारत के मानसून पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपको सीधा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आपको एनसो का पूरा आपको विवरण करना है। मैं आपको इसके बारे में सामान्य जानकारी बता देता हूँ। ये अल नीनो क्या होता है, अल नीनो कहाँ पे बनता है, अल नीनो से भारत में क्या फ़र्क पड़ता है, मानसून की वर्षा होती है या नहीं होती, होती कब है और कब नहीं होती, इसके बारे में हम इसके जानकारी लेते हैं। एक बार देखो, इसको भूल जाओ, एक बार इससे पूरे सिद्धांत को ही क्या करो, एक बार भूल जाओ। यहाँ पे हम पहले दूसरी चर्चा करते हैं जिसके द्वारा हम इसको समझेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम इस क्षेत्र की। यहाँ पे ये भारत वाली स्थिति है, यहाँ पे ये इंडोनेशिया वाली स्थिति है। यहाँ पे बात करें तो इस क्षेत्र में ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। यहाँ इस एशिया महाद्वीप और इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अमेरिका। यहाँ इनके बीच में जो महासागर है उस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रशांत महासागर में कुछ धाराएं चलती हैं, कुछ धाराएं चलती हैं। उन धाराओं के नाम यहाँ पे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से चलती हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के माध्यम से कुछ धाराएं चलती हैं। यानी का जो प्रवाह है पानी का, जो पानी का आगे की ओर प्रवाह होता है, उसके प्रवाह का तेज़ होना धारा और धारा का भी तेज़ होना यानी कि स्ट्रीम कहलाता है। तो यहाँ पे हम धाराओं की बात हम BA फर्स्ट ईयर में करते हैं, तो वहाँ पे धाराओं का टॉपिक पढ़ते हैं तीनों महासागरों के रूप में। हिंद में भी पढ़ते हैं, अटलांटिक में भी पढ़ते हैं और प्रशांत में भी पढ़ते हैं। यहाँ प्रशांत महासागर में इस क्षेत्र में जो धाराएं हैं, यहाँ द्वीपीय क्षेत्रों से जापान द्वीप से ये जापान देश बना है, होकेंडो, होन्शु, क्योसु और शिकोकू, इन द्वीपों से मिलके बना है। यहाँ पे फिलीपींस द्वीप समूह है। ठीक है, इस भाग में यहाँ से ये एक धारा चलती है, इस धारा का नाम है यहाँ पे उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। कौन सी धारा है, उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। ये धारा इस 0 डिग्री के उत्तर में चलती है, ये धारा 0 डिग्री के उत्तर में चलती है। ठीक है, एक धारा यहाँ से चलती है, इस धारा का नाम है दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा। आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ धाराओं की प्रशांत महासागर में। इस धारा का नाम है उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा। यहाँ पे ये जलधारा है, इसका नाम है दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय जलधारा। दोनों जलधाराएं जब यहाँ पे इस द्वीपीय क्षेत्र से टकराती हैं, कुछ पानी तो यहाँ इसके अंदर से आगे की ओर निकल जाता है, जो कि यहाँ हिंद महासागर की ओर चला आता है। कुछ पानी इसका उत्तर की ओर घूम जाता है। यहाँ पे इस क्षेत्र में
एक धारा तो इधर जापान सागर में चली जाती है जिसको सुशिमा की धारा कहते हैं, एक धारा यहाँ पे चली जाती है जिसको यहाँ पे क्यूरोशियो की धारा कहा जाता है। ये क्यूरोशियो की धारा और सुशिमा वापस एक हो जाती हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रशांत पछुआ प्रवाह की धारा का नाम इसका पड़ जाता है। यहाँ पर ओयोशियो धारा है वो इसके अंदर आकर के मिल जाती है। इधर जो दक्षिणी धारा है, ये दक्षिणी प्रशांत वाली, ये धारा आगे जा कर के एक शाखा इसके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में चली जाती है। अब देखो, कुछ पानी इन द्वीपीय क्षेत्रों से टकराता है और वापस यहाँ पर इस दिशा में चला जाता है। कौन सी दिशा में? वापस इसी दिशा में। सामान्य रूप में जो धाराएं हैं वो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर से इधर जाती हैं, ठीक है। और इस स्थिति में जब कोई धारा यानी पानी किसी जगह से टकराता है या द्वीपीय क्षेत्र से टकराता है तो कुछ पानी तो उस द्वीप के दोनों ओर निकल जाता है और कुछ पानी वापस उसके सामने ही चला जाता है। तो यहाँ इसके बीच वाला ये शांत क्षेत्र था, क्योंकि इधर से पानी की धारा इधर जा रही थी और इधर जा रही, तो ये बीच का क्षेत्र क्या था? शांत था। तो इस भाग में ये वापस पानी जाना स्टार्ट कर देता है। ये पानी इस जगह तक ही जाता है, यानी ये मध्य भाग तक ही जाता है और मध्य भाग तक जाकर के ये शांत हो जाता है और यहाँ पे फैल जाता है। इस क्षेत्र में क्या करेगा? फैल जाएगा, और फैलने के कारण यहाँ पर तो इसका लेवल ऊंचा हो जाता है, यानी किसी जगह पे ये पानी फैल गया तो इस क्षेत्र तक फैला है तो पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होगी, और यहाँ पे नहीं गया पानी तो इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर ज़्यादा पानी के कारण इसका एक सामान्य सी क्या बन जाती है? ढाल बन जाती है। तो ये पानी इस ढाल के सहारे आगे की ओर चल पड़ता है। ये कंडीशन बनती है 3 या 3.5 साल में एक बार। ये कंडीशन कब बनती है? 3.5 या 3 साल में एक बार बनती है। जब ये पानी इस जगह से चलना स्टार्ट हो जाएगा आगे की ओर, तो इस आगे की ये निकली हुई धारा है, इसको बोलते हैं अल नीनो धारा। अल नीनो धारा क्या बोलते हैं? अल नीनो धारा बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं यहाँ पे प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। क्या बोलते हैं? प्रति विषुवत रेखीय, या विपरीत भी बोल सकते हैं इसको, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने भाग में ये धारा है, इसका तो नाम क्या है? प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। इसका अग्र प्रसार है, इसके आगे का जो बढ़ा हुआ भाग है इसको बोलते हैं अल नीनो धारा। क्या बोलते हैं? अल नीनो धारा। ये कंडीशन बनती है दिसंबर के लास्ट वीक में। कब बनती है? दिसंबर के लास्ट वीक में बनती है, जिसके कारण वहाँ पे शिशु या मसीह का जन्म माना जाता है 25 दिसंबर को। उसके ही नाम पर ही इसको अल नीनो, उसका नाम है यहाँ पे अल नीनो के रूप में इसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो इस अल नीनो के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सूखा भी पड़ता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है जिसके कारण वहाँ पे अधिक वर्षा के कारण सूखा पड़ता है। तो यहाँ पे ये अल नीनो ना तो यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और ना ही अपने इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ देखो, जब ये धारा इधर जाना स्टार्ट करेगी, यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगी, तो इस क्षेत्र में गर्म पानी को इकट्ठा कर देगी। क्या कर देगी? इस क्षेत्र में गर्म पानी को क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। जब ये गर्म पानी यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा तो जलवाष्प के रूप में पवने इस जलवाष्प ऊपर उठेगा और ऊपर उठ करके यहाँ पे संघनित होकर के वर्षा करेगा। यहाँ पे बहुत तेज़ वर्षा करेगा इस भाग में। जो भाग कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का, जहाँ पर देश है यहाँ पे पेरू देश भी है, यहाँ पे इक्वेडोर भी है, यहाँ पे बोलिविया भी है और यहाँ पर कोलंबिया भी है।
इन क्षेत्रों के तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अधिक तेज़ वर्षा करेगी, जिसके कारण यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ से पवनें स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बना लेगी, हाई प्रेशर बना लेगी। यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। क्यों? क्योंकि इधर से पवनें आकर के यहाँ इकट्ठी हो रही है। इकट्ठे होने का मतलब यहाँ पे वायुदाब बढ़ रहा है। कोई जगह पे अगर वायु आकर के इकट्ठी हो रही है तो वहाँ पे दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा मतलब उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन को एक बार भूल जाओ, इसको भूल जाओ। जब ये पवन चल रही है यहाँ से यहाँ की ओर, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन चल रही है, तो ये इधर क्यों चल रही है? क्योंकि ये निम्न वायुदाब का केंद्र है। कैसा केंद्र है? निम्न वायुदाब का केंद्र है। सामान्य स्थिति में ये कैसा केंद्र है? निम्न वायुदाब का, जिसके कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। इधर से ये पवन आकर के यहाँ इकट्ठी होंगी। ये गर्म पानी है, विषुवत रेखा के पास वाला पानी है, तो यहाँ से जो पवन आएगी वो यहाँ इस गर्म पानी को ला करके यहाँ पे जमा करेगी। गर्म पानी अगर यहाँ पे आएगा तो इस क्षेत्र में जलवाष्प भाप बन करके ऊपर उठेगा और ऊपरी वायुमंडल में चला जाएगा। यहाँ ऊपरी वायुमंडल में जा कर के ये दोनों तरफ जाएगा, इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। तो इधर जा कर के ये पवनें इस क्षेत्र में ऊपर से नीचे की ओर उतरेगी। कौन सा क्षेत्र है? अमेरिका का ये उत्तरी पश्चिमी भाग। इस भाग में ये पवनें नीचे की ओर उतरेगी। यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाएगा। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की यहाँ पे दो तरीके से उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। एक तो ये पवन आकर के उच्च वायुदाब केंद्र बना रही है, एक ऊपर से पवन आकर के यहाँ पे नीचे उतर रही है, अवतलित हो रही हैं, तो इस कारण भी यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बन रहा है। तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र, यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र, दोनों के अंदर उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब। तो यहाँ पे इस प्रशांत महासागर के ऊपर से ही यहाँ से पवनें चलना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से पवनें चलना स्टार्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर जाकर के पवनें ऊपर उठेगी और ये एक चक्र बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक चक्र। इधर से पवनें आएंगी, ऊपर उठेगी, ऊपरी वायुमंडल से पवनें आकर के इस दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम वाले भाग में नीचे उतर जाएंगी। यहाँ पे इस सर्किल को, यहाँ पे इस चक्र को यहाँ पे कहते हैं गिलबर्ट वाकर चक्र। क्या कहते हैं? गिलबर्ट वाकर चक्र। गिलबर्ट वाकर चक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, किसको बोलते हैं? इस सर्किल को बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी होती है जब इसके विपरीत होता है तो उसको प्रति, यानी कि ऐसे इधर जाएगी पवनें, यहाँ उच्च वायुदाब केंद्र बन जाए और यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाए, तो ऊपर की ओर ऐसे उल्टा चक्र चल जाए तो उसको प्रति गिलबर्ट वाकर चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गिलबर्ट वाकर चक्र के कारण यहाँ ऊपर उठेगी पवन और इधर चली जाएगी। यहाँ पर जब निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, यहाँ पे किसका केंद्र होगा? निम्न वायुदाब का। इधर भी निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, तो यहाँ जो मानसूनी पवनें जा रही हैं, इन पवनों को कमज़ोर करने का काम ये पवनें करेंगी। ये निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ये इन पवनों को अपनी तरफ खींचने का काम करेगा और ये अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो वर्षा की जो लिए आर्द्र पवनें जा रही थी वो कमज़ोर पड़ जाएगी, उनकी आर्द्रता को ये अपनी तरफ खींचने का काम करने लग जाएंगे और ये यहाँ पर इस पवनों को कमज़ोर कर देगा। तो यहाँ से आने वाली पवनें यहाँ पे वर्षा करेगी, यानी कि दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा करेगी, जिसके कारण यहाँ भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम अल नीनो कहते हैं या अल नीनो का प्रभाव कहते हैं, एक कारण। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र हो, यहाँ पर पेरू के पास में यहाँ ठंडी जलधारा आती है। कौन सी जलधारा आती है? ठंडी धारा। उसको पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। ठीक है, उस जलधारा के कारण यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है। एक तो गर्म वायु जलधारा होगी, एक ठंडी होगी। गर्म होगी वो वाष्पित होकर के ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पे हल्की होने के कारण वो लो प्रेशर का केंद्र बनाती है।
एक यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर ठंडी धारा आ रही है तो ठंडी धारा में यहाँ पे वो वाष्पीकृत नहीं होगी और वो ठंडी धारा यहाँ पे उच्च वायुदाब का केंद्र बना लेगी। यहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र और यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन चल ही रही है। ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में उच्च वायुदाब का केंद्र है। दोनों उच्च वायुदाब का केंद्र मिलकर के प्रबल उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाते हैं। यहाँ से तेज गति से पवनें आगे की ओर बढ़ेगी। कब? जब यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र होगा। कहाँ पे होगा? भारत में। तिब्बत के पठार और भारत के थार के मरुस्थल के दोनों के प्रबल दाब प्रवणता हो जाएगी लो प्रेशर, यानी कि न्यून दाब बन जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर ये पवनें टूट पड़ेंगी और यहाँ पे तेज वर्षा करेंगी। जब ऐसी कंडीशन उच्च वायुदाब यहाँ पर, उच्च वायुदाब यहाँ पर, दोनों उच्च वायुदाब मिलकर के इस निम्न वायुदाब की ओर जाकर के वर्षा करेंगी, तो इस दशा को क्या कहते हैं? ला नीनो। ला नीनो। दो बातें, अल नीनो और ला नीनो। अल नीनो भारत में मानसून को कमज़ोर करती हैं, ला नीनो भारत में मानसून को प्रबल करती हैं। इस ला नीनो के कारण भारत में बाढ़ तक की स्थिति भी हो जाती है। भारत में ला नीनो इतनी तेज़ वर्षा करती है, जबकि अल नीनो है ये भारत में सूखा की स्थिति को प्रभावित करती है, यानी सूखा लाती है। यहाँ के मानसून को कमज़ोर करने का काम अल नीनो करती है और मानसून को लाने का काम कौन करती है? ला नीनो करती है। तो दोनों को आप याद रख लोगे, ठीक है। गिलबर्ट चक्र आपको बता ही दिया गया है। गिलबर्ट वाकर चक्र क्या होते हैं, किसके कारण होता है? इस अल नीनो धारा के कारण उत्पन्न होते हैं और ये कंडीशन 3 या 3.5 साल में एक बार होती है। यहाँ पे हमने इनके सिद्धांतों को सबको देख लिया है। अब आप अपनी बुक से भी इसको एक बार रीड करोगे, ठीक है। अलग अलग शाखाओं के रूप में है, मैंने आपको सम्मिलित रूप में एक साथ आपको समझा दिया है इस जलवायु को। आगे इसके हम जलवायु प्रदेशों को भी पढ़ेंगे, जिसमें कोपेन का जलवायु प्रदेश होगा, जिसमें थॉर्नथ्वेट का भी होगा, जिसके अंदर ट्रिवार्था का भी होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।